हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सर्कल फ्लो ऑफ इनकम। क्लास 12 का है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ना। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं अपने चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, भूल जाते हैं बहुत लोग। बैक टू स्टडी है चैनल का नाम है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना फ्रेंड्स। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 सर्कल फ्लो इनकम सब शुरू करते होंगे मीनिंग से, बट आपको मीनिंग बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका बेसिस क्लियर करना पड़ेगा। जो कि चैप्टर के 2 पेज टर्न करोगे अपने बुक से तो आपको उसका बेसिस दिखेगा। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए सिंपल, जो ये दिख रहा है टॉपिक, इससे आपको मीनिंग समझ आएगा। जो मीनिंग बताऊंगा इससे समझ आएगा। अच्छा हाँ ठीक, मैं अभी डायग्राम को मत देखना, बट ये इसी को बनाना है। मैं आपको अपने यहाँ डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक। तो मैं समझा देता हूँ। हाउस होल्डर्स आर ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन, वो हाउस होल्डर है ना, वो ओनर है क्या के फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर प्रोड्यूस करने में क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड सर्विस। फैक्टर प्रोसेस इसी को बोलते हैं ना, ठीक। और कोई बात बता दे रहा हूँ, मैं इसको वीडियो सेकंड टाइम बना, फर्स्ट टाइम बनाया ना तो साउंड प्रॉब्लम हो रहा था, अभी भी हो रहा है यार, तब भी बना रहा हूँ, है ना। फैक्टर प्रोडक्शन 4 चीज़ है। जो हाउस होल्डर, ये सब चारों चीज़ के ओनर होते हैं। और कंज्यूमर ऑफ गुड्स सर्विस, मतलब ये तो ओनर भी होते हैं, अब इसका गुड्स सर्विस ये खरीदते भी हैं, ठीक। और फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स। अच्छा, यहाँ कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि कंज्यूमर होते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विस तो यही खरीदते हैं, ठीक है ना। फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड सेल देम टू द होलसेलर। बोला ना, ये खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विस, मतलब ये इसको बेच दिया ना। वो प्रोड्यूस कैसे किया गुड्स एंड सर्विस? हाउस होल्डर के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना। यहाँ पर फैक्टर प्रोडक्शन ये सबसे वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा वो जा रहा है। तो अब क्या लिखा है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी। अरे यार, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया था, चोटी का भी बता दे रहा हूँ। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा सा कट मार्क हो गया है ना। तो ये देखो, हम लोग की इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है। 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फॉर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेड, है ना। बट हम लोग सिर्फ 2 चीज़ पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड्स एंड फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिर्फ क्लोज इकोनॉमिक पढ़ना है, या हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो आपको एक और चीज़ बता दें, इसको क्लोज इकोनॉमिक किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी मतलब आउटर वर्ल्ड से रिलेशनशिप नहीं रखता, है ना। तो आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। क्लोज इकोनॉमिक इज इकोनॉमिक बीच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब ये इन दोनों का डेफिनेशन हो गया, जिसको क्लोज इकोनॉमिक कहते हैं। अब गवर्नमेंट और फॉरेन आएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको ओपन इकोनॉमिक बोलेंगे, है ना। आ सकता है, जो चांस नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर्कुलर फ्लो इनकम, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेना, इतना को लिख दो 5 मार्क्स मिल जाएगा। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का आ सकता है। गवर्नमेंट फॉरेन का है ना। ओपन इकोनॉमिक का भी आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। इज एन इकोनॉमिक बीच हैज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। मतलब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब रखता है, सब चीज़ से मतलब रखता है, क्लोज इकोनॉमिक से मतलब नहीं है। इन दोनों अपने में ही खुश हैं, हाउस होल्ड और फॉर्म्स अपने में ही खुश हैं, है ना। तो चलो इतना तो समझ लिए। ये डायग्राम थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी आगे बताऊँगा तो समझ आ जाएगा। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना। इट्स बट साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अरे यार, इसको पढ़ने से पहले ये डायग्राम बता रहा हूँ, अपने हिसाब से बनाया हो ना। उसको हाउस होल्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा? फैक्टर सर्विस प्रोड्यूस करेगा, फैक्टर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसको सर्विस बोलते हैं, है ना। जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको क्या है? लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, सर्विस, एक सब करेगा। किसको? फॉर्म्स क्या करेगा? ये सब चीज़ से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा, है ना। बट वो गुड्स एंड सर्विस को बाद में देखेंगे, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझो। हाउस होल्ड है ना, वो फैक्टर सर्विस प्रोड्यूस करेगा, है ना। फैक्टर प्रोडक्शन देगा, किसको? फॉर्म्स को देगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना,
वो क्या, वो ये सब लेने के बाद तो फ्री में कोई चीज़ मिलता नहीं है भाई, इसको ये सब वापस करना भी पड़ेगा। तो इसको फैक्टर पेमेंट करेगा, मतलब जो भी गुड्स से सर्विस करेगा उसको बेचेगा, जो भी कमाई आएगा उसको वापस करेगा हाउस होल्डर्स को। कैसे वापस करेगा? लैंड को ना वो रेंट देगा लैंड को, और लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देगा, इंटरप्राइज को प्रॉफिट देगा, हाँ ना। फैक्टर पेमेंट ही है ना। तो ये तो समझ आ गया। अब ये आउटर सर्कल तो बता दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। हाउस होल्ड क्या करेगा? फैक्टर सर्विस प्रोड्यूस करेगा, लैंड लेबर ये सब प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म्स से सबसे हेल्प से गुड्स से सर्विस प्रोड्यूस करेगा। बट ये सब लेने का तो चार्ज देना पड़ेगा ना, पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई। तो उसको फैक्टर पेमेंट देगा। क्या फैक्टर पेमेंट? इधर लिख दिया हूँ, देखो, लेबर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हाँ देख लो, ये सब लिख दिया हूँ, ये सब ये देगा। अब सेकेंड वाले सर्कल में आते हैं जो मैं खुद बनाया हूँ। हाउस होल्ड है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या? अब ये जो पैसा हम लोग दिए हैं और वो अपने वो लेगा, जो अपनी ज़रूरत का सामान है ना वो लेगा। और किससे लेगा? फॉर्म्स से। काहे कि वही तो प्रोड्यूस कर रहा है सामान, जो उसको ज़रूरत हो सब सामान किसके पास है? फॉर्म्स के पास है। तो वो पैसा देगा और गुड्स से सर्विस लेगा। बस ये चैप्टर में बस इतना ही है। हाँ, अब ये सर्कल समझ आ गया होगा। आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, पूरा मीनिंग वही है। आगे का लाइन आपको इसका दिखेगा, अंदर का लाइन दीजिए। देखो, सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, इट रिफर्स टू द सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अच्छे से सुनना, इट्स रिफर टू सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये इनकम हो रहा है, जो आउटर है ना, पैसे का हो रहा है। सर्विस, इधर से सर्विस जा रहा है और इधर से पेमेंट, है ना। तो ये जो सर्कल है ना, इसे ध्यान दे रहा ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 1 लिख दिया, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ये इनकम इन द प्रोडक्ट, ये सर्कल जनरेशन ऑफ इनकम बोल रहा है, मतलब आपको बता रहा हूँ। 1, ये जो ये पैसा वाला है ना, पैसा दे रहा है सामान के लिए, 1 और 4, 1 और 4 की बात हो रहा है। 1 और 4 इधर और इधर की, आपको ऊपर वाले समझ आ जाएगा, उसको बताऊँगा थोड़ा सा ऊपर वाले में, है ना। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं उसके प्रोसेस में 1 और 4 की बात हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट अमाउंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट देगा, मतलब ये जो है ना उसको पैसा देगा, उसकी बात हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पैसा दे देगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म्स in the forms of consumption expenditure on goods and service produced by them। समझ आया? इसको एक बार पढ़ो, इसको एक बार देखो, समझ आ जाएगा। बट याद रखें, इसको मत बनाना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। इसको मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक। तो ये तो आपको मीनिंग समझ आ गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ पेमेंट, मतलब जो भी प्रोड्यूस करता है उसके वजह से उसको क्या क्या मिलता है? लैंड के वजह से उसको रेंट मिलेगा, और लेबर देगा तो वेजेस मिलेगा, कैपिटल देगा तो इंटरेस्ट देगा, एंटरप्राइज देगा तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। आपको 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फेसेस बोल रहे हैं, आपको सर्कल नहीं है फ्रेंड्स। ये फेसेस मतलब स्टेज है, स्टेज मतलब क्या क्या स्टेज से ये होता है ना। तो यहाँ 3 स्टेज, प्रोडक्शन फेस, हाँ, इनकम फेस, एक्सपेंडिचर फेस। तो देखो, प्रोडक्शन फेस है, इनकम फेस है, एक्सपेंडिचर फेस, 3 फेस है। पहले क्या होगा? प्रोडक्शन फेस, जनरेशन इनकम, जो पैसा दे रहा है ना इधर, है ना, क्या वो जैसा इनकम बनाने का साधन दे रहा है ना, जिसको प्रोडक्शन फेस बोलेंगे। इनकम फेस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम। अब क्या इससे जो सामान किया, मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया ना, इससे मतलब यहाँ से लिया हुआ फैक्टर प्रोडक्शन से जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, तो फ्री का तो देगा नहीं, पैसा देना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम वो दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनकम को। अब क्या? एक्सपेंडिचर फेस, डिपोजिशन ऑफ इनकम। अब क्या? उसको पैसा मिलने के बाद तो क्या करेगा? वो गुड्स एंड सर्विस लेगा, है ना। तो ये 3 स्टेज है ना, झूमता रहता है। हाँ, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए बस बता रहा हूँ आपको। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो समझाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसका, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो ये, अच्छा हाँ, इसको समझाने से पहले आपको डायग्राम जो ऊपर बनाया हो वो समझा दे रहा हूँ ना। रियल फ्लो मनी है ना, तो ये डायग्राम डिफरेंस बता दे रहा हूँ ना। ये डायग्राम में क्या किया हूँ मैं? फैक्टर सर्विस है ना, और मैं फैक्टर पेमेंट को
एक सर्कल ले लिया जो कि गलत है। फैक्टर सर्विस और ई गुड्स एंड सर्विस एक लाइन में, मतलब सर्विस जो सर्विस दे रहा है वो आउटर है, और जो अंदर वो पेमेंट का सर्कल हो रहा है पैसा का वो अंदर है। मैं आपको बता रहा था कि इधर से इधर डिफरेंस समझ जाओ थोड़ा सा ही। इधर रियल फ्लो मनी फ्लो में आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ, है ना। इट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फॉर्म्स ऑफ एंड हाउस होल्ड। अब रियल फ्लो क्या होता है ये देखो ना, मैं कर दिया। रियल फ्लो क्या है, जो आउटर है ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस सर्विस दे रहा है, आई गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं, मतलब फैक्टर सर्विस दे रहा है हाउस होल्ड, और फॉर्म्स क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस, जिसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड, है ना। मतलब मनी फ्लो, पैसा को घुमाऊं तो अंदर और सर्कल को देखना, अंदर वाले जो ये सर्कल दिख रहा है ना, सॉरी ये जो सर्कल दिख रहा है उसको देखना। या हाउस होल्ड है, कंजप्शन वो पैसा दिया, क्या के लिए दिया, गुड्स एंड सर्विस के लिए दिया है ना पैसा। और फॉर्म्स उसको पैसा क्यों दे रहा है, लैंड फैक्टर और सर्विस जो इसका लिया था ना उसका रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रहा है ना। तो ये अंदर और जो सर्कल को हम बोलते हैं मनी फ्लो, और इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब बताओ इससे क्या चेंज हो रहा है, काइंड ऑफ एक्सचेंज। हाँ कोई और चीज़ बता दे रहा हूँ, एग्जाम में कभी भी डिफरेंस बिटवीन लिखते हो ना, बेसिस लिख लेना, उससे बात करना तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छे से होगा, मार्क्स कटने का चांस नहीं रहेगा। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब बताओ ये जो रियल फ्लो है उससे क्या चेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस के तो हो रहा है, सर्विस से तो चेंज हो रहा है वो सर्कल में। हाँ एक्सचेंज ऑफ मनी, इससे क्या हो रहा है, पैसे का चेंज हो रहा है। देखो ये पैसा दिया और पैसा लिया, ठीक है ना। मेरे कंपेयर करना मेरे इस डायग्राम को इस डायग्राम से, थोड़ा सा ही चेंज है बस, मैंने इसको ऊपर नीचे किया है, बाकी सब सेम है। आपको समझाने के लिए था, अगर अब उसकी डिफरेंस बिटवीन में आपको समझाना था उस प्रॉब्लम होता है, इससे उस वाले डायग्राम बना दिया हूँ। अब क्या डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, आपको पता है ना गुड्स को चेंज करने डिफ़िकल्टीज आता है, और मनी से तो ऐसे कोई चीज़ हो जाता है। यहाँ में भी डिफ़िकल्टी और बार्टर सिस्टम से आपको याद होगा, वो क्लास 9th या 10th पे पढ़े होंगे कि बार्टर सिस्टम सामान के बदले सामान, तो उससे क्या की प्रॉब्लम आती है, तो कोइंस आपको याद आ रहा हो बार्टर सिस्टम से क्लास 9th और 10th से कि कोइंसिडेंस ऑफ कॉइंस सुने होगे, हाँ ना। हाँ तो यहाँ भी वही है, गुड्स को एक्सचेंज करते रहते तो उससे डिफ़िकल्टी बार्टर सिस्टम का ही आते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विस। देख लेना, ऐसे लिखोगे मार्क्स नहीं कटेगा। दिस नो मच डिफ़िकल्टी इन द केस ऑफ मनी, काहे कि पैसा तो संभाल लो, कोई हो नहीं, पैसा दिए संभाल लिया, आपको हो गया बात, इससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आता है। और ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है यार, आ जाता है कभी एक मार्क्स अल्टरनेटिव नेम। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है, और ये क्या कहते हैं मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोला कहते हैं। नॉमिनल फ्लो होता होगा पड़े होगा अकाउंट से जो पैसा का है, तो इसलिए इसमें याद ही होगा मनी का, बट इसको याद रखना फिजिकल फ्लो रियल फ्लो का, ठीक। अभी तो ये तो समझ आ गया होगा, हाँ ना। इसके शॉर्ट लेना तो ले सकते हो, ठीक। अब ऊपर से हो जाते हैं, इधर को लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं हमारे चैप्टर का। ये आ गया स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन स्टॉक वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल इसलिए लिखा क्या कि हर चीज़ में अप्लाई हो जाता है, वेरिएबल है वो, है ना। और फ्लो वेरिएबल, तो आपको इसको ध्यान से समझना। स्टॉक वेरिएबल रिफर टू दैट वेरिएबल बीच चीज़ मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जिस दिन मेजर करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब कि डेट वाइज, है ना। और उसी में फ्लो डिफरेंस बताते हैं। फ्लो वेरिएबल रिफर टू द, अरे यार आपको ऐसे तो नहीं समझाएगा, मतलब समझाऊंगा तो आपको तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हाँ तो हमारे बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक टैंक है ना, उससे पानी फ्लो हो के आ रहा है ना। तो टैंक में जो पानी स्टोर है ना उसको स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में स्टॉक है। मतलब आज मैं टाइम देख के बता रहा हूँ कि 10 लीटर है तो स्टॉक है, ओके। और 10 घंटे बाद उतना ही पानी रहेगा नहीं ना,
मतलब स्टॉक को हम लोग मेजर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं। और फ्लो क्या है, जो पानी बह रहा है। अब बताओ फ्लो का आप मेजर कर पाओगे क्या कि इतने टाइम से इतना हो गया? नहीं ना। मतलब बता रहा हूँ, टैंक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ड्राइंग अच्छी नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर हंसना मत। ये फ्लो है, ये जितना ही पानी से हुआ है ना, ये स्टॉक है। और जितना ही पानी से बह रहा है ना, वो फ्लो है। तो इस स्टॉक को आप मेजर कर सकते हो यार। कहीं फ्लो को क्या मेजर करना पॉसिबल है? ये पर्टिकुलर टाइम में कर सकते हो कि 12 तारीख को इतना था, 21 तारीख को इतना था, पानी इतना था करके इतने टाइम में इतना था, ये कर सकते हो, हाँ ना। और फ्लो को कर सकते हो नहीं ना? तो वही है, बस बेसिक था। अब मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टॉक वेरिएबल रिफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। फ्लो वेरिएबल रिफर टू द दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब यार ये बताओ, इसको क्या मैं बता सकता हूँ कि 1 मिनट कितना फ्लो हो रहा है? 1 मिनट कितना नहीं ना, हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। टाइम में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, फ्लो को हम मेजर नहीं कर पाते। आपको इसे 3 एग्जाम्पल दिया और आराम समझ आ जाएगा। टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव टाइम। आपके पर्टिकुलर टाइम में क्या टाइम डायमेंशन होगा, बट इसमें इट हैज टाइम डायमेंशन दैट मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ देख, पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि कॉलोनी है ना, आपकी कॉलोनी में 12 घर है, 10 से 12 घर है, हाँ ना, और उससे 10 से 12 कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपको नहीं पता है कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कितना टाइम लगेगा। 10 से 12 जो घर है उसको आप स्टॉक समझ लो, जो 10 से 12 घर वो मर रहा है। तो आप बता सकते हो क्या आज इतना तारीख में ये बन गया? नहीं ना, वो टाइम लगता है। कि मतलब कि आप 2019 से शुरू किए 2020 तक के 1 साल में पूरा वो आपका बिल्डिंग जो भी कॉलोनी के घर तैयार हो गया। आप उसे क्या किए, ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम में उसको मेंशन किया, मैग्नीट्यूड से मेंशन किए हो, ठीक है ना। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये रुका हुआ, हाँ ना। देखो ये रुका हुआ है, कहाँ से इसको हम मेजर कर सकते हैं? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इट इज डायमेंटिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि चेंज होता रहता है, बस यही है। अब एग्जाम्पल एकदम सिंपल से, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। अब उसको मैं काउंट कर सकते हैं, जाके चेक करेंगे अपनी लिस्ट में कितने कार आ जाएगा फर्स्ट से। और मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द जनवरी 2019, कितने 2019 से कार हुए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, यहाँ पर पूरे 1 साल भर ओवर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं 2019 में, ठीक है ना। हाँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, और ये एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं दिल्ली में। मतलब अब समझ लीजिए किस टाइप की बात कर रहे हैं, किस फरवरी में कितने कार थे। हाँ, उससे तो कोई लेगा कोई नहीं लेगा, कोई भरोसा नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज ऑन 31 और 318, मतलब पॉपुलेशन 31 कितना था। नंबर ऑफ बर्थ ऑफ ड्यूरिंग 2018। अब ये क्या पूरे साल भर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, इसको हम स्टोर कर सकते। क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, अब क्या साल भर प्रोड्यूस होता है उसको कैसे करोगे? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। इन दोनों में यही इंपॉर्टेंट है, ये मेजर है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही मेजर होता है, फ्लो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, यही इंपॉर्टेंट है। इसको वेरिएबल दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो वेरिएबल व्हिच इज रिफर टू द दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये इसको देख लेना ही आ सकता है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आगे जो चैप्टर आने वाला है उसके लिए, उसके हिसाब से ये तो बहुत ईजी है। तब भी इसको देख लें, 2 पेज में पूरा चैप्टर कवर हो गया। इसको पढ़ने के बाद आपको शायद जरूरत ना पड़े बुक पढ़ने का, तब भी एक बार चेक देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया हूँ। हाँ, अब चलो ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।